Hello, dear students. Topic of this lecture is System of Simultaneous Linear Equations by using Matrix Method. अगर तुम्हें याद आए तो ये वाला टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं इसी चैप्टर में, बट वहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ किया था जिसको हम लोग क्रैमर रूल बोला करते थे। अभी आज हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। ठीक, मैंने बताया था पहले भी, क्रैमर रूल तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, मैट्रिक्स मेथड तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है और जनरली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस और एडवांस में तो खैर है ही। ओके, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं ये सब हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो ये दोबारा मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ अभी ये वाले लेक्चर में। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम फिर से वो क्रैमर रूल वाला लेक्चर एक बार रिवाइज करो। तो मैं सीधे अभी, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 या x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5, मान लो y माइनस 4z इज इक्वल टू 10। तो ये तीन वेरिएबल है x, y और z, और उनमें तीन इक्वेशन ले लिया। ठीक है, तो अभी x, y और z का तीनों का ऐसा वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए ना, वो इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, तो आज मैं 3x3 का या 3 वेरिएबल का ही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि जनरली वही मेरे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैंने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा मान लो मैंने रखा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन है मेरे पास। अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि इसी इक्वेशंस को क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इनको दोबारा लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, रीराइटिंग दीज इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब ये इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम एक सिस्टम मैट्रिक्स बनाएंगे। सिस्टम मैट्रिक्स मतलब वही अपना जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग वहाँ क्रैमर रूल में डेल्टा बोलते थे। तो सिस्टम मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगा, उसको मैंने बोल दिया ए। तो ये जो अपना एक्स, वाई और जेड का कोफिशिएंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। फिर ये तो चलो कोफिशिएंट की बात हो गई। एक तो अपना इसमें वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा जो अपने वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जेड। तो ये जो है ये 3x1 का मैट्रिक्स हुआ। और चलो मैंने मान लो इसको कोई एक्स नाम दे दिया है ना, क्योंकि ये वेरिएबल है। और एक और मैं कॉलम मैट्रिक्स यहाँ बना लेता हूँ d1 d2 d3 करके, इसका ऑर्डर भी जो है वो 3x1 हो गया। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ax इंटू बी, ये जो मैट्रिक्स, सॉरी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा था ये ax इंटू बी लिखा हुआ है, जहाँ पर ये मेरा सिस्टम मैट्रिक्स है। ठीक, ओके, x मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स है और b मेरा जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक, कैसे मल्टीप्लाई करके देखो अपने आप, 3x3 3x1 मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल यस। तो आंसर क्या आएगा? 3x1। तो देखो b का जो है ऑर्डर वही 3x1 है। अभी मैंने a का फर्स्ट रो x का कॉलम मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, और इक्वेट करेंगे b के साथ तो इक्वल टू आ जाएगा d1। तो वही मेरा पहला वाला इक्वेशन लिखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकंड ए का सेकंड रो उठाते, अगर ए का सेकंड रो उठाओ और एक्स का पहला कॉलम, एक ही कॉलम ही है उसमें, तो मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, कंपेयर करेंगे इक्वल टू d2 के साथ, तो वो मिल जाएगा अपने को सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो ये समझ आया कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा अपने को उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक,
अच्छा, अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद वाली कहानी जो है वो समझते हैं। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि ये जो बी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, हो सकता है कि ये बी जीरो मैट्रिक्स हो। मे बी अगर ये D1 D2 D3 का वैल्यू जो है, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, ये इनका वैल्यू अगर जीरो होता तो फिर ये होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाते। कैसे इक्वेशंस? होमोजीनियस। ठीक। और अगर बी का वैल्यू जीरो नहीं है, बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, तो ऐसे केस में वो नॉन होमोजीनियस कहलाते। तो ये दोनों ही मुझे डिस्कस करना है। ठीक। अब तुम्हें याद होगा क्रैमर रूल वाले टॉपिक से ही कि होमोजीनियस इक्वेशंस जो हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब उनका एक ना एक सोल्यूशन तो आता ही आता है। अभी ऐसे लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर जीरो, मान लो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बराबर जीरो। तो एक्स का, वाई का और जेड का तीनों का वैल्यू जीरो डालो तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि ये जो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो है ना, दैट इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन सिर्फ जीरो 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 ही सोल्यूशन आएगा, ट्रिवियल या उसके अलावा भी सोल्यूशन आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा मेरा जो अपना सिस्टम मैट्रिक्स था ए वाला, उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे। तो अगर मैं बोलूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू अगर जीरो नहीं है, तो ऐसे केस में जो है वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन। और वो भी कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ट्रिवियल सोल्यूशन। और ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब तुम्हें पता है, जब तीनों ही वेरिएबल एक साथ क्या हो जाए, जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है वो सब अभी समझ आएगा। दूसरा फिर मैंने बोला कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो ऐसे केस में इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और इन्फिनाइट में ट्रिवियल के साथ साथ और भी बाकी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशंस। और मैं लिख देता हूँ एज वेल एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक। तो ये तो बात हो गई होमोजीनियस की। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो था तो यूनिक सोल्यूशन क्यों आया, उसका रीज़न ये है कि ए एक्स बराबर बी है। फिर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है, तो मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो है ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैंने ए इन्वर्स के साथ इसमें क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, एक्स। और एक्स बराबर मेरे पास आ गया ए इन्वर्स इंटू बी। एक्स क्या है, वही तो अपना वेरिएबल मैट्रिक्स था। अगर एक्स मिल गया तो इसका मतलब मुझे एक्स वाई और जेड ये तीनों का ही वैल्यू पता चल गया। बात समझ में आ रहा है। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम लोग उससे प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो हुआ, यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। ठीक। तो ये तो बात हो गई होमोजीनियस की। अब आते देखते हैं इधर अगर नॉन होमोजीनियस है उस केस में। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ भी अगर मैंने बोला कि चलो डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं है, तो फिर तो जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। और वो यूनिक सोल्यूशन कौन सा होगा, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ये मेरा यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसे आया ये भैया, जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए एक्स बराबर बी ये इक्वेशन था, तो इन्वर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये आइडेंटिटी बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स बचा इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी हो गया। अब इन्वर्स कैलकुलेट करने का मेथड है हमारे पास, एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, है ना। बट यूज हम लोग क्या करेंगे,
वही फार्मूले वाला मेथड यूज करेंगे जब तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफाई करके ना बोला जाए। ओके, अब इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू एक बार जीरो हो गया तो इस केस में हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू चेक करना पड़ता है। क्या बोला मैंने, इस केस में हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू चेक करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो देखो समझो, क्योंकि ए एक्स बराबर बी लिखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो है, तो मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, चलो एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ऐसा हो गया। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, और आई एन इंटू एक्स, एक्स हो गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब इधर जीरो मैट्रिक्स आ गया, और राइट हैंड साइड में मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है। ठीक, अब मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू भी जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जीरो मैट्रिक्स लिखा है, तो ये चीज़ इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये चीज़ नॉन जीरो आ जाए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और लेफ्ट हैंड साइड में तो जीरो है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब इस वाले केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये नो सोल्यूशन का केस हो गया। नो सोल्यूशन को ही हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, इनकन्सिस्टेंट बोलते हैं। सिस्टम इज सेड टू बी इनकन्सिस्टेंट। ठीक, अच्छा, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो अगर ऐसा है तो इस केस में मतलब कोई गारंटी नहीं है, इसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे श्योरली कि यूनिक इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस केस में मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन। जैसा अगर तुम्हें क्रैमर रूल में याद हो, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये सभी जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता था, नो सोल्यूशन भी हो सकता था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक, तो ये पूरी कंडीशन हो गई इसकी। ये मैंने एक चार्ट बना लिया, तुम भी ऐसे अपनी कॉपी में बना लेना, है ना। वैसे जब एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू जब जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक, वो अभी एग्जांपल से समझेंगे कैसा है ना, क्यों ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा इक्वेशन देख के ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट ये लिख लो, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तुमने 3D का चैप्टर नहीं पढ़ा है ना। ये लिख लो कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ठीक है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में कई बार, देखते हैं आगे फिर। तो ये तो अभी थ्योरी डिस्कस कर लिया हमने, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करें। तो पहला जो क्वेश्चन है, अब ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तुम्हें, और वो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो कैसे क्या करना है वो देखो। सबसे पहला काम तो ये है कि इसको तुम्हें ए एक्स बराबर बी करके लिखना है। ठीक, जहाँ पर तुम ये लिखोगे कि जहाँ पर ए बराबर क्या है, ए बराबर मैट्रिक्स वो कोफिशिएंट वाला बनेगा एक्स वाई जेड का, तो 1 2 1। दूसरे इक्वेशन में अगर देखो तो 1 वाई का 0 है, जेड का 3 है। तीसरे इक्वेशन में 2 - 3 0, ये हो गया। एक्स मैट्रिक्स तुम ये वेरिएबल मैट्रिक्स बना लोगे, और कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है 7 11 1 ये बना लोगे। ठीक, सबसे पहला चीज़ तुम देखोगे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, तो डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करो। चलो मैं पहले रो से एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 के साथ 0 + 9 आ गया, फिर -2 के साथ 0 - 6,
और +1 के साथ -3। अब यहाँ दिखाइए 9 और ये हो गया +12 और -3, तो ये हो गया 12 9 21 -3 18 के बराबर। क्या ये 0 है? नहीं, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए कौन सा केस बना ये? यूनिक सोल्यूशन का। तो वो यूनिक सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा मुझे? x बराबर A इन्वर्स इंटू बी होता है। तो इसके लिए अब A इन्वर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोर्ड वाले सवालों में कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि ये जो A इन्वर्स कैलकुलेट करना है उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करो। तो जब भी ऐसा बोल दिया तो वही करना पड़ेगा, और न बोला जाए देन ऑलवेज यूज फार्मूला। ठीक, तो अब हम लोग A इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आएगा 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? एडजॉइंट लिखना है। तो एडजॉइंट लिखने का एक तरीका है अपने पास। क्या तरीका है? तो उसको रफ में एडजॉइंट की ये लिख लेते हैं। ठीक, कैसे? शॉर्टकट मेथड है अपने पास। 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। ये मैट्रिक्स लिखा। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम रिपीट किया। फर्स्ट कॉलम भी रिपीट किया, और फिर फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। इसके बाद सॉल्व करके एडजॉइंट लिखते गए डायरेक्ट। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 0 + 9। फिर मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं लिखूँगा कैसे? कॉलम वाइज। तो फिर 6 -0 -3, फिर आ जाएगा -3 और -2, फाइनली 4 3 7। नेक्स्ट 6 1 -3 एंड 0 -2। ठीक, ये एडजॉइंट हो गया। डिवाइड बाई 18 किया तो इन्वर्स लिख दिया हमने। अब हम x लिख लेते हैं। x बराबर A इन्वर्स जो है हमारा 1/18। ठीक है, इन्वर्स आया अपना 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 इनटू क्या है? b क्या था अपना? कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 7 11 1 ये था। बस मल्टीप्लाई कर लिया। x तो ये है ना अपना कॉलम मैट्रिक्स XYZ 1/18 टाइम्स मल्टीप्लाई करो भैया। हमेशा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का जो होता है रो बाई कॉलम होता है। तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किए, तो 9 × 7 63 -33 हो गया। 63 - 33 इज 30, और हो गया +6, यह है 36। 42 - 22 20 -2 18 -21 -2 -23 +77 -23 हो गया 54। 2 1 1/18 से मल्टीप्लाई करना है 213। तो बस ये आंसर हो गया। ठीक, देखो x किसके बराबर आया 2, y किसके बराबर 1, z किसके बराबर 3। अलग से अगर आंसर लिखना हो तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। ये हो गया सोल्यूशन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खासकर मैंने पूरा स्टेप इसलिए लिखा है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ऐसे करना है। बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऐसे इस तरीके का डायरेक्ट सवाल तो आता नहीं है ना। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक, मैट्रिक्स मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ जो कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो जीरो मैट्रिक्स बनेगा, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशंस लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, तो लिख लेते हैं भैया एक बार। ए मैट्रिक्स मेरा आएगा 1 3 -2 2 -1 4 एंड 1 -11 14। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा अपने पास XYZ, और बी मैट्रिक्स तो अपना हो गया क्या 0 0 0, क्योंकि ये होमोजेनियस है। अच्छा, अब मैंने देखा ए का डिटर्मिनेंट, तो
तो ए का डिटर्मिनेंट लिखो एक बार, -14 + 44, -3 के साथ 28 - 4 और -2 के साथ आ जाएगा -22 + 1। ठीक, तो ये हो गया 30 -3 × 24 और 1 - 22 हो गया -21 तो +42। तो ये हो गया देखो 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया अपने पास 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया तो होमोजेनियस के केस में अगर तुम्हें याद हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 0 आ जाना क्या केस देता था अपने को? ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन। ठीक, तो इसका मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशंस है। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन में एक सोल्यूशन तो मुझे पता है कि 0 0 0 है, उसके अलावा जो बाकी सोल्यूशंस हैं वो कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का तरीका देखो। उसको लिखने का तरीका ये है कि किसी एक को कुछ मान लिया करो, लेट एक्स बराबर मान लेते हैं अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा कोई भी एक क्या है, रियल नंबर। अब एक्स को अल्फ़ा मान लिए तो बाकी एक्स को अल्फ़ा मान लिए तो वाई और जेड का जो वैल्यू है वो भी अल्फ़ा के टर्म में निकाल लेना है। तो जैसे पहले इक्वेशन में 3y - 2z, 3y - 2z बराबर माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, और दूसरे इक्वेशन से -y + 4z इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, y का और z का वैल्यू भी अल्फ़ा के ही टर्म में लिख लेंगे। कैसे? चलो मान लो मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो ये हो गया 12 - 2 10z इज इक्वल टू -6 और वहाँ -1 -7 अल्फ़ा, तो z बराबर -7 अल्फ़ा अपॉन 10 आ गया। ठीक, x तो अल्फ़ा माना ही था हमने, और y कितना हो जाएगा, y बराबर, तो y बराबर देखो ध्यान से 4z + 2 अल्फ़ा लिखा है, यानी कि 4 × z कितना, -28 अल्फ़ा अपॉन 10 + 2 अल्फ़ा, तो 20 - 28 -8 अल्फ़ा अपॉन 10, ये हो गया अपना y। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम सोल्यूशन इसका ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन इज x बराबर अल्फ़ा, y बराबर -4 अल्फ़ा बाई 5, चलो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, 4 अल्फ़ा अपॉन 5, और z बराबर -7 अल्फ़ा अपॉन 10, और फिर फाइनली बोल दिया मैंने कि अल्फ़ा इज एनी रियल। कोई भी अल्फ़ा का कोई भी रियल वैल्यू उठाओ, देखो अल्फ़ा बराबर 0 रख लो तो एक्स वाई जेड तीनों 0 आ जाएगा। अल्फ़ा बराबर, अगर तुम अल्फ़ा बराबर मान लो 10 रख लिए, लेट अल्फ़ा बराबर अगर तुमने 10 रखा तो x बराबर 10 आ जाएगा, y बराबर -8 हो जाएगा, और z बराबर -7। ये भी एक सोल्यूशन होगा, तुम पुट करके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से अल्फ़ा की इन्फिनाइट वैल्यू के लिए इन्फिनाइट सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम x को ही लेट करो, तुम्हारी मर्जी है, x y z में से किसी एक को करो और बाकी दोनों का उसी के टर्म में फिर वैल्यू लिख लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक, तो अब ये चेक करना है तो फिर मुझे वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ए लिखें। डिटर्मिनेंट ए बनेगा 2 4 6 1 2 3 1 1 3। तो अब ये तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे दिख रहा है कि ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा रो जो है वो प्रोपोर्शनल है। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो गया तो इस केस में नो सोल्यूशन भी आ सकता है, इन्फिनिट सोल्यूशन भी आ सकता है। उसके लिए क्या फिर बोला गया था कि आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू चेक करो, वो क्या है। ठीक, लेकिन फिर मैंने ये भी बताया था कि ये बगैर चेक किए भी हम लोग सीधा
इन तीनों इक्वेशंस को थोड़ा ऑब्जर्व करके भी हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर हम प्लेन्स को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्विंग द प्लेन्स, प्लेन्स माने इक्वेशन, मैंने पहले बताया था कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो अब मैं अगर फर्स्ट प्लेन को देखूँ और सेकंड प्लेन को देखूँ, तो एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों का कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम है। इसका मतलब अब ये तुम 3D में पढ़ोगे, जब भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का रेशियो सेम आ जाए तो वो पैरेलल प्लेन बन जाता है। कैसा प्लेन? पैरेलल प्लेन, ठीक। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, चलो ऐसे लिखता हूँ, 2 से डिवाइड करके फर्स्ट इक्वेशन अपॉन 2 करते हूँ, तो x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन 3z इज इक्वल टू 4 बना। ये पहला इक्वेशन था। फिर दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 बना। ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं, लेकिन पैरेलल और ओवरलैपिंग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। पैरेलल और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये 4 है और ये 5 है, ठीक। ये तुम्हें समझ आएगा जब 3D पढ़ोगे तब वहाँ पे, है ना। बस अभी थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। जैसे ये प्लेन एक बना दिया मैंने, ठीक, और एक मैंने यहाँ दूसरा प्लेन बना दिया, ठीक। अब ये दोनों प्लेन्स जो हैं ये पैरेलल प्लेन्स हैं, एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग अलग है। अब तीसरा प्लेन चाहे जैसे मर्जी हो, तीसरा प्लेन अगर ऐसे भी हो, इंटरसेक्टिंग प्लेन भी हो, ठीक है, तीसरा प्लेन अगर इस तरीके से भी हो, तो भी इन तीनों प्लेन का कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है। कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं जो तीनों प्लेन के ऊपर लाई कर जाए। तो इतना देख के ऑब्जर्व करके ही मुझे समझ आ जाता है कि इन वाले इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आना है। इसलिए नहीं आना है क्योंकि कोई भी एक सिंगल पॉइंट एक्स वाई जेड नहीं है जो कि तीनों प्लेन के ऊपर लाई करे, ठीक है। बाकी अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो तुम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू चेक करके ये चेक कर सकते हो कि ये नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, एंड हैंस नो सोल्यूशन वाला केस बन जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होगा कि अगर मान लो, ये तो इस क्वेश्चन की बात हो गई, ठीक। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ जाता है तो वहाँ से तो हम श्योर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उधर से तो इन्फानाइट सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो फिर हमें प्लेन्स को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा कि वो किस तरीके के प्लेन्स हैं, ठीक है। तो एक बात जो मैं यहाँ पे और लिखवा देना चाहता हूँ तुम्हें, नोट करके लिख लो। जैसे हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स अ कॉमन पॉइंट lying on the both lines। लाइन्स कहाँ से बोला मैंने? क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लाइन होते हैं, ठीक है। एक लाइन है, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, इनका कोई सोल्यूशन है, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस लाइन के कॉमन पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को। इसी प्रकार से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सोल्यूशन ऑफ 3 साइमल्टेनियस linear equations in three variables represents again a common point lying on
lying on all the three planes, lying on all the three planes, तीनों प्लेन पे मौजूद, माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इन अदर वर्ड ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स। ठीक है, तो अगर प्लेन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उनका वो प्लेन जिन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। फिर मान लो कि एक प्लेन के ऊपर ही दूसरा प्लेन आ जाए। ठीक है, एक प्लेन ये हो गया, लेट मी, एक प्लेन मान लो ये हो गया और दूसरा प्लेन भी इसी के ऊपर ही आ गया। ठीक है, सेकंड प्लेन भी जो है वो इसका फर्स्ट प्लेन का ओवरलैपिंग प्लेन ही बन गया। ठीक है, अब जो थर्ड प्लेन हम चाहें जैसे मर्जी लें, बस इसके इन दोनों के पैरेलल ना हो। ठीक है, तो अब मान लो कि थर्ड प्लेन मेरा कुछ ऐसा है। थर्ड प्लेन मान लो मेरा कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा कुछ, तो अगर पैरेलल नहीं है तो ये उनके इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगा, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे मौजूद हर एक पॉइंट जो है उनका सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो अगर एक प्लेन पैरेलल है, जैसे ये वाला केस था, ये दोनों P1 और P2 अगर पैरेलल और डिस्टिंक्ट है तो फिर तीसरा प्लेन चाहे जैसे मर्जी रखो, नो सल्यूशन वाला केस आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।